हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम फ्रॉम सोमेश। यहाँ पे आए हुए हमारे प्लेटफॉर्म में सारे विद्यार्थियों को मैं सोमेश की ओर से वेलकम करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज हमारी इस क्लास में हम देखेंगे नेशनल करंट अफेयर्स नवंबर 1 to 7। ये एक वीकली करंट अफेयर्स का क्लास रहने वाला है और यहाँ पे इस जो वीक था नवंबर 1 to 7 तक हम यहाँ पे सारे करंट अफेयर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो देखिए, नवंबर 1 का यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI विल कमेंस पायलट लॉन्चेस ऑफ द डिजिटल रूपी फॉर्म नवंबर 1। एक्चुअली RBI क्या कर रही है यहाँ पे, जो डिजिटल करेंसी है उसका क्या होता है, डिजिटल जो करेंसी है ये डिजिटल करेंसी का एक पायलट रन यहाँ पे करने वाला है। यानी क्या होता है, ये एक्चुअली जो परफेक्ट लॉन्च नहीं है, इनिशियल बेसिस पे इसको सिर्फ टेस्टिंग के बेसिस पे RBI ने इसको लगा दिया है। तो देखते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी CBDC एक्चुअली होता क्या है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC और डिजिटल रूपी इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय ए सेंट्रल बैंक। क्या कहा गया है कि एक सेंट्रल बैंक जो है वो जब डिजिटल फॉर्म में करेंसी को इशू करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी और रूपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्टेक्टलेस ट्रांजैक्शन। तो आप अभी ये समझ सकते हैं कि आपके जो पेटीएम पे अभी जो पैसा भरा है और या गूगल पे के थ्रू जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है? एक्चुअली नॉट। एक्चुअली देखिए, जो डिजिटल करेंसी होता है वो क्या होगा, फुल्ली डिजिटल फॉर्म में रहेगा। आप जब पेटीएम से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या गूगल पे से कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तब क्या होता है, वो जो रुपया आपके वॉलेट में पड़ा है उसका एक फिजिकल फॉर्म जरूर रहा होगा जो आपके बैंक में सपोज वहाँ पे डिपॉजिटेड है। लेकिन यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी होगा इसका कोई एक्चुअली फिजिकल फॉर्म होगा ही नहीं। ये फुल्ली फ्लोट करेगा किस पे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, और ये फ्लोटिंग करेंसी रहेगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है देखिए, और डिजिटल रूपी इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक। डिजिटल करेंसी और रूपी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी। It is fully electronic and there will be not any solid form of this particular currency. Okay, that can be used in contactless transaction। तो देखिए, इसका अभी जो RBI ने दो का टाइप यहाँ पे लेके आए हैं सामने। रिटेलर के लिए एक CBDCR और जो होलसेल पर्पस के लिए यहाँ पे आया है CBDCW। ओके, तो यहाँ पे जो पहला वाला है CBDCR ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अभी जो लॉन्च हुआ है CBDCW यानी होलसेल पर्पस के लिए यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू इसको टेस्टिंग में लगाया गया है। ठीक है, तो यही था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके बारे में और कुछ जानते हैं, यहाँ पे जानकारी लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल रूपी के एक्चुअली क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं देखिए। Apart from reducing the transaction cost, having a digitalized currency will make it easier for governments to access all transaction happening within the authorized networks। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे के दिनों में हम जब ऐसा एक दौर आएगा कि जब फुल्ली फिजिकल मनी से हम यहाँ पे डिजिटल मनी में शिफ्ट हो जाएंगे तो गवर्नमेंट सारा जो डाटा है अपने सर्वर पे होते हुए सारे ट्रांजैक्शन को वो एक्सेस कर पाएंगे। अगर कोई भी ब्लैक मनी इंडिया में आ रहा है या इंडिया से कोई ब्लैक मनी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सारा जो है यहाँ पे गवर्नमेंट की एक्सेस में रहेगा। गवर्नमेंट सब कुछ में एक्सेसिबिलिटी के थ्रू गवर्नमेंट सबके ऊपर अपना आय जमा के यानी आग जमा के बैठ पाएंगे। ठीक है, इट विल बिकम इम्पॉसिबल टू अवॉइड द गेज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के आंखों में धूल झोंकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। thus subjecting every transaction to relevant laws within the country. Hence, the government will have better control over how money leaves and enters the country. तो गवर्नमेंट के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा इसको देखने का और चेकआउट करने के लिए कि कहाँ से इंडिया में पैसा आ रहा है और इंडिया से कहाँ में पैसा बाहर जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, which would allow them to create a space for better budgeting and economic plans for the future and overall a much safe environment. Another benefits of digital currency is that they do not get torn, burned और physically damaged। तो देखिए, अभी जब हम बैंक में जाते हैं बहुत सारे रुपये ऐसे रहते हैं जिसमें कोई लोग कुछ लिखा हुआ रहता है, कभी कोई नोट फट जाता है तो उसके वजह से फिजिकल डैमेज होता है। लेकिन जब पूरा मनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा उसका कोई डिजिटल फॉर्म ही नहीं रहेगा तो इसका डैमेज होने का चांसेस भी कम है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत अच्छे से शील्ड बना होना चाहिए और सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, वरना ये जो मनी है और भी रिस्की हो जाएगा सॉलिड वाले मनी से। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ पे कुछ यहाँ पे बेनिफिट बोला जा रहा है कि जब
डिजिटल मनी ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड होगा, तो उसकी वजह से ये सब बेनिफिट देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट के हाथों में ये रहेगा कि कहाँ पे मनी एलोकेशन हो रहा है, कहाँ से मनी आ रहा है और कहाँ पे मनी एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से, तो वो सब कुछ गवर्नमेंट आराम से एक्सेस कर पाएगा और गवर्नमेंट के आंखों में धूल झोंकना बहुत ही मुश्किल जा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे पॉसिबल टेक यानी अच्छा सा क्वेश्चन क्या बन सकता है। When the RBI launches the digital currency for the first time, RBI ने फर्स्ट टाइम डिजिटल करेंसी कब लॉन्च किया था? तो यहाँ पे जो मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बोला है कि कब हुआ था। एक्चुअली 1 नवंबर 2022 को ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है सर, ठीक है। तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? वन ऑफ आर CBDC। ठीक है, एक्चुअली देखिए मैंने यहाँ पे आपको पहले बताया था कि रिटेल और होलसेल के लिए यहाँ पे दो टाइप का करेंसी लेके आए गए थे, CBDC W एंड CBDC R। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द डिजिटल करेंसी? तब आप ये वाला आंसर यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स आगे के टाइम में आ सकता है इस बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए अभी आप लोगों का माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड डिजिटल मनी? तो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मनी में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? देखिए क्रिप्टो करेंसी जो है ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसको ना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ये किसी अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता है। कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में फ्लोटिंग है और ऐसे ही इसके अकाउंट में आज, दूसरे के अकाउंट में आज, ऐसे फ्लोट करता रहता है। इसको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटीज के कंट्रोल में क्रिप्टो करेंसी नहीं है। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी इज ए decentralized digital asset, okay, and a medium of exchange based on blockchain technology. However, it has primarily been controversial due to its decentralized nature, meaning its operation without any intermediately like banks। कोई बैंक के अंडर में भी नहीं आता है क्रिप्टो करेंसी। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक RBI हो गया इंडिया का, इस ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं है जो क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल करता है। ऑन द कंट्ररी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC जो हमारे इंडिया के ओर से रिलीज हुआ है, इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विल बी लीगल टेंडर इन ए डिजिटल फॉर्म। तो ये बहुत ही लीगल है। और अगर देखिए अगर कुछ साल पहले के हम देखें तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, अभी के दिन में क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो इसको कंट्रोल में लेने के लिए कोई यहाँ पे इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इसका वैल्यू कंट्रोल कर पाए। लेकिन अगर CBDC यानी सेंट्रल बैंक का यहाँ पे जो रिजर्व बैंक के तौर से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी डिजिटल मनी रिलीज होगा, उसका जो कंट्रोल रहेगा, उसका वैल्यूएशन करने के लिए यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन बैठा हुआ है और इसको प्रॉपर तरीके में कैसे लाया जाएगा देश के हित में, वो पूरा कौन देखेगा? RBI। सो इट इज मच मोर डिफरेंट बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट CBDC। ओके, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस डिस्कशन। Actually, through the discussion of all that thing, like how the banking management are working, I have made a slide for you. So let's move on that particular slide and discuss some important functions of banks. Okay. देखिए एक्चुअली हमारे इंडिया में जब भी कोई इन्फ्लेशन का दौर आता है तो वहाँ पे दो फंडा काम में आता है। गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहे तो वो क्या लाएंगे? फिस्कल पॉलिसी। और अगर RBI यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करे तो वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे RBI का मॉनेटरी पॉलिसी लेके आएंगे और उसके अंडर में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ टर्म्स है लाइक रेपो रेट, MSF, बैंक रेट, रिजर्व रेट, इस सब का जो अभी का जो परसेंटेज है उसका जो रेशियो है उसमें उतर चढ़ाव होते रहते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग के इस टर्म को हम देखते हैं किस वजह से ये वाला बैंकिंग का टर्म हर एक क्वार्टर में चेंजेस लाता रहता है। ठीक है, तो पहले आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे जो चार्ट में सबसे ऊपर है वो क्या है? RBI। ठीक है, सपोज हम एक नॉर्मल कस्टमर हो गया, सपोज आई एम, ठीक है, मैं एक नॉर्मल कस्टमर हो गया और मेरा एक अकाउंट है HDFC में। ठीक है, अकाउंट इन HDFC, और मैं चला गया कि HDFC में मुझे लोन दे दीजिए। ठीक है, तो HDFC मुझे लोन देगा। ओके, तो कभी कभी तो HDFC एक्चुअली जो बैंक में जो पैसा होता है वो किसका होता है? जनता का पैसा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि HDFC के पास भी प्रॉपर पैसा नहीं होता है तो वो भी लोन मांगता है। किसके पास लोन मांगेगा?
वो मांगेगा यहाँ पे देखिए लोन रेपो, यानी आरबीआई के ओर से जो जितने भी बैंक है, एसबीआई, एक्सिस, कुछ भी कह लीजिए, ये सब किसके पास से वो लोग लोन मांगेंगे? ये सब आरबीआई के पास से लोन मांगेंगे जब भी इसको कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगा बैंकों को। हम जब कस्टमर होंगे वो कहाँ पे जाएंगे? नॉर्मल बैंक पे। अभी ऐसा नहीं कि हम मैं मुंह उठा के चला गया आरबीआई पे मुझे लोन दे दीजिए, नहीं, ऐसे हम नहीं जा सकते। हम जो नॉर्मल कस्टमर है, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, पीएनबी, ऐसे करके बहुत सारे बैंक पे हम जा सकते हैं और हमारा खाता खोल सकते हैं और वहाँ पे जाके हम रिक्वेस्ट लगा सकते हैं कि हमें लोन की जरूरत है। और अगर उन लोगों के पास मनी अवेलेबल ना हो तो वो लोग कहाँ से लोन लेंगे? आरबीआई से, ठीक है। तो देखिए आरबीआई जब इन सारे बैंकों को लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो इन पे क्या लगाता है? रेपो रेट, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, देखिए रेपो रेट। ये कब होता है रेपो रेट अप्लाइड? व्हेन आरबीआई गिवन लोन टू एनी बैंक, ओके। देन लुक व्हाट इज एमएसएफ। देखो बात क्या होता है, एमएसएफ कब लिया जाता है? देखिए अगर किसी भी बैंक को ऐसा कोई मुश्किल का दौर आ गया कि सिर्फ एक रात के लिए मनी चाहिए, कि हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे मनी है लेकिन एक रात, यानी किसी एक रात को इन लोगों का कुछ प्रॉब्लम आ गया और सिर्फ एक रात के लिए इनको लोन चाहिए, तो आरबीआई के पास ये लोग चले जाते हैं और एमएसएफ के तौर में ये लोग एक रात के लिए लोन ले लेते हैं। तो जो एमएसएफ का रेट रहेगा वो रेपो रेट से बहुत कुछ ज्यादा हो सकता है। सपोज रेपो रेट चल रहे 15% के लिए, ठीक है, और एमएसएफ जो है वो चला जाएगा यहाँ पे 6% का। 5% तो था रेपो रेट, और अगर एक दिन के लिए चाहिए सिर्फ एमएसएफ इंस्टेंट और सडन प्रॉब्लम के तौर पे, तो उस पर लगाया जाएगा 6% का इंटरेस्ट रेट। तो रेपो रेट और एमएसएफ क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं और एक बैंक रेट क्या होता है। देखिए ये जो रेपो रेट रहता है ये नॉर्मली 1 to 14 डेज के बीच में काम में आता है। जब एमएसएफ रेट होता है वो सिर्फ एक नाइट के लिए लिया जाता है। बैंक रेट क्या होता है? अगर यहाँ पे कोई एचडीएफसी, एसबीआई या एक्सिस या पीएनबी का कोई भी ऐसा बैंक हो जाता है कि उनको ऐसा जरूरत पड़ जाए कि 14 दिन के ज्यादा उनको पैसा चाहिए, तो वो आरबीआई के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे एटलीस्ट 30 डेज के लिए मुझे लोन प्रोवाइड कर दीजिए। तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे लोन मिलेंगे बैंक रेट के तौर से, और वहां पे रेपो रेट से ज्यादा इसको टाइम में लिया जाएगा। सपोज यहाँ पे रेपो रेट था 5% और यहाँ पे इसको 7% के तौर में इसको लोन पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है? रिवर्स रेपो रेट। एक्चुअली अभी जो हम यहाँ पे 4 वाले कॉन्सेप्ट देखे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आरबीआई और बैंकों के बीच में, ट्रांजैक्शन के बीच में ये सब लागू होंगे। बाद में हम देखेंगे कि कंज्यूमर और बैंक के बीच में जब ट्रांजैक्शन होगा तब क्या क्या टर्म एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर रिवर्स रेपो रेट हम समझने की कोशिश करें, सिर्फ ये वाला जो बैंक है ये लोग आरबीआई से लोन ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा कैश कलेक्शन हो गया, तो एक्स्ट्रा कैश जब आ जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई को अप्रोच करते हैं कि हमसे थोड़ा लोन ले लीजिए, ठीक है। तो कब देखा जाता है ऐसा? सपोज एक सैटरडे आ गया, संडे आ गया, तो सैटरडे और संडे को बैंक बंद रहता है, तो उस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग आरबीआई को इसको लोन पे दे देते। तब ये लोग दूसरे टाइप से आरबीआई से भी इंटरेस्ट का डिमांड करेंगे कि आप जब हमको लोन दे रहे थे तो आपने तो इंटरेस्ट चार्ज किया था, अभी हम दे रहे हैं आपको लोन तो आप भी इंटरेस्ट हमको पे कीजिए। तब आरबीआई इनको बोलती देखो भाई तुम्हारा जरूरत था इसीलिए मैंने जो इंटरेस्ट रेट लगाया था तुम पे वो अभी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मुझे पैसों का जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा बेनिफिट के लिए तुम लोग मेरे पास पैसे रखने के लिए आ गए हो, और इसीलिए जो पहले मैंने यहाँ पे रेपो रेट लगाया था सपोज 5%, अभी तुमको वो 5% मैं नहीं पे करूंगा, अभी तुमको सपोज 3% या 2% का मैं पे कर दूंगा। तो ये रहता है रिवर्स रेपो रेट। जब कोई बैंक आरबीआई के पास में पैसा जमा करता है और उसको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। तो हम यहाँ पे 4 वाले कॉन्सेप्ट को समझे हैं, रेपो रेट, एमएसएफ, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट। So these 4 concepts are related between when the transaction are happening between banks and RBI. अभी जब कोई एक नॉर्मल कस्टमर और कोई बैंक के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा तब देखिए कौन सा टर्म यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। बेस रेट, सपोज आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ एचडीएफसी एंड आई एम ए वेरी वेरी गुड कस्टमर, आई एम मेकिंग रेगुलर ट्रांजैक्शन विद एचडीएफसी। तब एचडीएफसी क्या बोलेगा, हाँ जी आप सपोज मेरा नाम है राम भाई साहब आए हैं, इनको लोन पे दे दीजिए। तो मेरे लिए लोन का जो रेट रहेगा सपोज 8% और 10%, ओके। अभी कोई एक दूसरा आदमी चला जाएगा, सपोज श्याम मेरा एक दोस्त है, वो भी चला जाता है एचडीएफसी में, नया अकाउंट खोला है, कोई बैंक के साथ अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं है, सपोज उसके अकाउंट में अभी पड़े हुए 4,000 रुपये और 4,000 का ट्रांजैक्शन बैंक के साथ हुआ है। तभी वो एचडीएफसी बोले वाले नहीं हम तो आपको जो
राम वाले भैया को जिस इंटरेस्ट रेट में आपको दिए थे वो तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, हम आपको पीएलआर में दे देंगे, ठीक है। बेस रेट नहीं देगा, उसको दे देगा पीएलआर में। और सपोज मेरा इंटरेस्ट रेट रहेगा 8% और उसका हो जाएगा 14% और 13% अप्रोक्स में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो वाले टर्म किस किस के काम में आते हैं? जब कोई एक नॉर्मल कंज्यूमर यहाँ पे कोई भी बैंक से ट्रांजैक्शन के लिए यानी लोन के लिए जाते हैं, सपोज व्हेन ए कस्टमर फेवरेट कस्टमर ऑफ बैंक, ही विल गॉट द loan amount on base rate. On when there a sudden customer came for any loan, he will got the loan under PLR और प्राइमरी लेंडिंग रेट, उसको इस वाले इंटरेस्ट रेट में ये वाला लोन मिल जाएगा। ये यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट दिखाए मैंने? यहाँ पे 4 कॉन्सेप्ट और यहाँ पे हो गए तुम लोगों का 2 कॉन्सेप्ट। इस सब के अलावा भी और 2 कॉन्सेप्ट है, चलिए चलते हैं उस पर। देखिए यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर एक्चुअली होता क्या है? सपोज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही हानिकारक चीज है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई हर बात कोई ना कोई ट्रिक ढूंढता रहता है कि किससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। अभी सपोज बैंक के हाथ में पैसा है, वो क्या करेगा, मार्केट पे उसको फ्लो में लाएगा, तो इसको अगर रोका जा सके, कितने परसेंटेज तक रोका जा सके, उसी के ऊपर आरबीआई काम करता है कि हम कैश फ्लो को मार्केट में कम करें। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंक को बोलते देखो तुम्हारे पास जितना भी पैसा है, सपोज तुम्हारे पास 100 पैसा है, उसका कुछ परसेंटेज तुम यहाँ पे हमारे पास सीआरआर के तौर पे रिजर्व में दे दोगे, ठीक है। वो हम देखेंगे तुम्हारा, सपोज हो गया 3% और 5%, ऐसा कुछ परसेंटेज बोल देगा कि इतना पैसा तुम हमको, हम देखेंगे कितना परसेंटेज अभी है, तो बोल देगा कि ये वाला जो कैश है वो तुम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, इसको हमको हमारे यहाँ पे रिजर्व में रखो, ठीक है। आए दिन ऐसा हो गया तुम लोग यहाँ पे भाग गए हो, तो तुम लोगों का जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रहा आम जनता से, वो कौन पे करेगा? वो हमको पे करना पड़ेगा, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे हमारे पास कुछ कैश रिजर्व पे रखो। और दूसरा क्या होता है, एसएलआर। बैंक ऐसा बोलता है हर एक बैंक को कि देखो कोई भी आदमी तुम्हारे पास आ जाता है, तुम बहाना बना दे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है अवेलेबल, तो ऐसे नहीं होगा। तुम अपना सपोज 20% मनी वो तुम यहाँ पे अपनी खुद के पास स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व पे तौर पे रखो। उसके हर दिन आरबीआई चेक करते हैं शाम को कि हर एक बैंक ये सीआरआर और एसएलआर फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि उसका जो रिजर्व लिक्विडिटी फॉर्म में है वो उतना फॉर्म है कि नहीं, उससे वो ट्रांजैक्शन ज़्यादा किया कि नहीं। तो ये सब आरबीआई की नज़र में हर एक सेशन में चेकआउट में होता रहता है, ठीक है। तो इस दौरान देखिए सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। तो अभी ये वाले कंसेप्ट को समझते हम चलते हैं कि अभी जो प्रेजेंट का टाइम है कौन सा परसेंट कितना है। देखिए रेपो रेट अभी ये जो मंथ चल रहा है नवंबर का, इसमें रेपो रेट क्या है 5.90%, एमएसएफ क्या है 6.15%, बैंक रेट क्या है 6.15% एंड रिवर्स रेपो रेट क्या है 3.35%। देखिए जब बैंक आरबीआई से लोन लेता था तो उसको देना पड़ता था 5.90%, और जब आरबीआई को लोन बैंक देता है कि हमसे पैसा लो और बदले में हमको कुछ इंटरेस्ट पे कर दो, तब उसको कितना मिलता है 3.35%। मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। और सीआरआर एसएलआर ये आपके लिए होमवर्क है, आप नेट में सर्च करके मुझे बताइए गूगल पे कि अभी प्रेजेंट के टाइम में आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार सीआरआर और एसएलआर कितने परसेंट का है किसी एक बैंक का, पर्टिकुलर बैंक का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 5 यानी 8 कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में लाने की कोशिश की है। थैंक यू। चलिए हम अपने ओरिजिनल स्लाइड में बैक करते हैं। आरबीआई परचेज बिल ऑफ एक्सचेंजेस फ्रॉम ए कमर्शियल बैंक्स। तो आरबीआई कौन से रेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज परचेज करता है किसी एक बैंक से? तो आपका आंसर हो जाएगा बैंक रेट। ओके, बैंक रेट क्या है ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरा सर्च कीजिए, ठीक है। चलिए नवंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए। 63 पुलिस ऑफिसर फ्रॉम महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन अवार्डेड यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल। यहाँ पे जो अवार्ड्स है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि कौन सा अवार्ड किस काम के लिए दिया गया है और कौन से अथॉरिटी यानी कौन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो देखिए ये जो यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल है ये किस लिए दिया जाता है? पुलिस फोर्स को दिया है। 63 पुलिस ऑफिसर को यह मिला है। तेलंगाना, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, महाराष्ट्र ये सभी एरिया से लेके 63 पुलिस ऑफिसर को ये वाला मेडल मिला है। तो देखिए किस लिए मिला? द अवार्ड वाज गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एक कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर में आ गया? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आ गया। फॉर
4 special operations conducted by them in areas of terrorism, border actions, armed controls and preventions of narcotic smuggling and rescue operations. तो ये वाले जो 63 हमारे पुलिस के जवान थे वो ऐसे कामों में यहाँ पे जो 4 सेक्टर है इस सेक्टर में इन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और इनको और भी ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए अपने काम पे यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल इनको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और इस कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, डन। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द नेमिंग ऑफ द न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इंडिया में एक न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अप्रूवल मिल गया है, डोइनी पोलो एयरपोर्ट एट ईटानगर। सो नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उन लोगों को अच्छे से मालूम होगा ईटानगर कहाँ पे है। ईटानगर है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जो कैपिटल है वो क्या है? ईटानगर, ठीक है। तो देखिए, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाउंडेड, यहाँ पे देखिए एक AAI ये क्या है और इसी के और से अप्रूवल मिला है। तो AAI क्या बन जाता है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फाउंडेड। एक कब फाउंड में आएगा था? 1995 के टाइम में 1 अप्रैल। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ चेयरमैन अभी कौन है? संजीव कुमार। तो दिस आर सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट AAI। और ये जो अथॉरिटी है क्या काम करते हैं? एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर में आता है और ये लोग क्या करते हैं? द सेंट्रल इंडिया का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो सारा एयरपोर्ट्स का कंट्रोल ये वाले अथॉरिटी देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट स्लाइड। फिनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस बिगेस्ट एवर कोल माइन एक्शंस 141 माइंस। तो देखिए यहाँ पे जो फिनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारा सीतारमन जी। उन्होंने बिगेस्ट कोल माइन ऑक्शंस 141 माइंस को ऑक्शन में लाए हैं और इनका कहना है इस माइन के वजह से बहुत सारे स्टेट है जो एकदम डायरेक्टली हेल्प में आएंगे, ठीक है। झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ये यहाँ पे जो मैंने स्टेट का यहाँ पे नाम एलोकेट किया है वो सब स्टेट यहाँ पे इस कोल माइन के दौरान अच्छे से प्रॉफिट बना पाएंगे और इनका रेवेन्यू जनरेशन भी अच्छे से हो पाएगा और इन लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। ये हमारा सीतारमन जी का कहना है। तो ये क्या है? इंडिया का बिगेस्ट एवर कोल माइन है। 144 माइन को ऑक्शन में एक साथ में लाया जाएगा, ठीक है। चलिए नवंबर 4 का देख लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड मनगर धाम ए नेशनल मोन्यूमेंट इन द बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। तो नेशनल मोन्यूमेंट के तौर पे इंडिया का जो मनगर है, ठीक है, मनगर धाम है, उसको नेशनल मोन्यूमेंट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया है हमारे पीएम ने। तो देखिए मनगर का एक पिक्चर हमने यहाँ पे दे दिया है। तो कुछ चीजें हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन के तौर पे जान लेते हैं मनगर एक्चुअली होता कौन सा एरिया है इंडिया का। तो मनगर होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर द भील कम्युनिटी। तो मनगर कौन सी कम्युनिटी के लिए बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है? भील कम्युनिटी के लिए। एंड अदर ट्राइब्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। जितना मुझे पता है ब्रिटिश जब दौर चल रहा था भील कम्युनिटी की ओर से अप्रोक्स 2.5 लाख जो भील ट्राइब्स थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में डायरेक्ट चले गए थे और ब्रिटिश ने फायर के दौरान 15,000 भील ट्राइब्स को मार गिराया था। तो एक बहुत ही दर्दनाक हादसा था, मैसाकर था, ठीक है। तो देखिए तो इसीलिए मनगर होल्ड्स द स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर द भील कम्युनिटी एंड अदर ट्राइब्स राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ओके, तो मनगर के और कुछ इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द भील कम्युनिटी एंड द अदर ट्राइब्स were also fighting a long stand off against British officials. On 17th November 1913 को किया हुआ देखिए 1.5 lakh Bhil was performing a rally against the British, where the Britishers opened fire at the gathering. The massacre leads to the death of 1500 tribal people. तो एक्चुअली स्टैटिक डाटा जो था क्या है 1.5 लाख जो लोग थे वो यहाँ पे अगेंस्ट में आए थे और 1500 जो ट्राइबल पीपल थे मारे गए थे। ब्रिटिश के जो एक्शन लिया गया था ब्रिटिश की ओर से उसमें ये सारे लोग अपने जान गंवाए थे। व्हाट इज मोनूमेंट? तो मोनूमेंट यहाँ पे जो है इंडिया का गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर किया। मोनूमेंट क्या होता है? समथिंग दैट सर्व्स एज मेमोरियल, स्पेशली अ बिल्डिंग, पिलर, स्टोन, स्टेच्यू ऑनरिंग ए पर्सन और एन इवेंट। तो कुछ अगर यहाँ पे कोई ऐसा बिल्डिंग या कोई स्टोन हो गया, स्टेच्यू हो गया जो
कोई एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस यानी मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंस वैल्यू रखता है, उसको हम मोनूमेंट के तौर पे देखते हैं या मोनूमेंट का इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। तो अभी एक न्यू स्टडी रिवील किया गया है। देखिए, ये मैंने एक पिछले स्लाइड में भी आपसे डिस्कस किया था कि इंडिया में जो इनइक्वलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से अभी बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब रिलेटेड एग्जाम है उसमें वुमेन्स के लिए अप्रोक्स 30% और मे बी 34% का रिजर्वेशन लाया गया है। तो देखते हैं बात किया है, ए न्यू स्टडी रिवील्ड दैट इंडिया हैज़ द वाइडेस्ट जेंडर वेल गैप, 64% का यहाँ पे जेंडर गैप देखा गया है। ठीक है, हाउ मेनी, तो ये जो 64% का आंकड़ा है, कौन से कंट्री के अंडर में आया है? एपेक कंट्रीज, यानी जितने भी एपेक कंट्रीज है उसमें इंडिया का जो गैप है वो कितना है? 64% का गैप देखा गया है। हाउ मेनी एपेक कंट्रीज आर देयर? तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एपेक कंट्री क्या होता है, एक्चुअली एशियन पैसिफिक ओशन के आजू बाजू में जितने भी कंट्री रहते हैं उसको हम एपेक कंट्री के तौर में देखते हैं। तो 13 से एपेक कंट्री हो गए। तो देखिए यहाँ पे एक कोटेड लाइन है, वुमेन ऑल्सो टेंड टू एज्यूम चाइल्ड केयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एट ए यंग एज फॉर द रीजन। तो इस यहाँ पे जो एपेक का रीजन है वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि वुमेन को एक्चुअली चाइल्ड केयर रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर में हम लोग यहाँ पे बांध के रखने की कोशिश करते हैं, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स फ्रॉम व्हिच वुमेन हैव लिमिटेड कैपेसिटी टू रिकवर। तो इसकी वजह से वुमेन जो है फिनेंशियली उतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं है। तो कंपाउंडिंग दिस इज दैट लॉन्ग टर्म फिनेंशियल डिसीजन जनरली रेस्ट विथ मैन। तो जो लॉन्ग टर्म फिनेंशियल डिसीजन रहता है हमारा जो इंडिया हो गया, ऐसे जो रीजनल कंट्री है उसमें मैन ही किया होता है, जो फिनेंशियल डिसीजन उनको ही टेक करना पड़ता है। फिनेंशियल लिटरेसी फॉर वर्किंग वुमेन टेंड्स टू बी वेरी वेरी लोअर in these countries, and India stands in 64%. Okay, so we need to work on that particular sector. This is the report. Okay, let's move into the next report. All you know that India Post Payment Bank or India Post Office Bank, what is this? This is a bank which is fully under control by the government of India. So जरा स्टोरी को समझ लेते हैं। देखिए, निवेशक दीदी एक वेंचर चलाया गया है। क्या? निवेशक दीदी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय निवेशक दीदी इन ऑर्डर टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। यहाँ पे एक स्लोगन दिया गया है, डायलॉग बोल सकते हैं, वुमेन फॉर द वुमेन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स IPPB ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप इन श्रीनगर JK। तो इन लोगों का कहना है वुमेन को फिनेंशियली स्किलफुल बनाने के लिए, यानी वुमेन को सारे फिनेंशियल जानकारी देने के लिए हमने यहाँ पे एक वेंचर चलाया है। कहाँ पे चलाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर पे। और ऐसा एक बैंक है जो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई वेंचर या ऐसा कोई कैंपिंग चला रहा है। द निवेशक दीदी इनिशिएटिव इज फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वुमेन फॉर वुमेन, एज रूरल वुमेन आर बेटर एट इज डिस्कसिंग देयर कॉन्सर्न्स विद अनदर वुमेन। तो इस कैंपिंग की वजह से इनका कहना है कि एक वुमेन जब दूसरे वुमेन से बातचीत करेंगे, फिनेंशियल रिलेटेड स्किल डेवलप करने की कोशिश करेंगे, तो वुमेन फॉर वुमेन एक यूनिटी बनेगा और सारे वुमेन एक साथ मिलके, आए दिन SHG ग्रुप हो गया और बहुत सारे ऐसे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बना के वुमेन को फिनेंशियली डेवलप कर सकता है। तो ठीक है, तो इनका एक यहाँ पे इनिशिएटिव है। तो यहाँ पे हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इट वाज फाउंडेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। ठीक है, पोस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। द बैंक वॉज फाउंडेड विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग इंडिया मोस्ट अप्रोचेबल, इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल बैंक फॉर द एवरेज पर्सन। तो इसको किस लिए बनाया गया है? अच्छे से ये वाला इनएक्सपेंसिव होगा कि इसमें जो हम बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगाएंगे और हर एक इंडिया का जो आदमी है, हर एक इंडिया का जो नागरिक है इसका फैसिलिटी ले पाए, बैंकिंग फैसिलिटी का, और इसीलिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को काम में लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिपोर्ट चेकआउट करते हैं। तो देखिए अगला जो न्यूज़ है, UIDAI, all of we known about this word and all of we are heard that what is UIDAI? It is a website, the Unique Identification Authority of India. ठीक है, presented the brand new AI chatbot। तो इनका कहना है हम हमारा जो वेबसाइट है, पहले से तो वेबसाइट था, उसमें हम एक चैटबॉट ऐड कर रहे हैं। चैटबॉट क्या है? अगर आप SBI की किसी भी वेबसाइट पे या आजकल के जो फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वहाँ पे आप जाएंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे एक चैट
का आइकॉन बना रहेगा, वहाँ पे अगर आप चैट करने की कोई कोशिश करेंगे वहाँ से ऑटोमेटेड रिप्लाई आपको मिलेगा। तो एक ऑटोमेटिक चैट बॉट है जिसमें जो पब्लिक होता है उसका जो सिटीजन होता है उसका पॉसिबल क्यूरीज को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है, और अगर कोई ऐसे पॉसिबल क्यूरीज पूछ लेता है तो उसका जो पॉसिबल आंसर रहता है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक एआई बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे ये काम करेगा। इंटेलिजेंस को काम में लेके ये लोगों से ऑटोमेटिकली बातचीत कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं एक आम आदमी को। तो देखिए इंपॉर्टेंट टेकअवेज इसमें किया जाता है। फ्यूचर्स ऑफ द न्यू चैटबॉट आधार मित्र इंक्लूड द कैपेसिटी टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ आधार पीबीसी कार्ड्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आधार का पीबीसी कार्ड के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसका पीबीसी कार्ड का अभी प्रेजेंट स्टेटस कहाँ है, वो कहाँ पे है, इसको ट्रैक भी कर सकते हैं चैटबॉट। आधार एनरोलमेंट अपडेट, आपका आधार एनरोलमेंट हुआ कि नहीं, उसका अपडेट स्टेटस क्या है, वो सब भी ये चैटबॉट क्या करेगा, आपको स्टेटस बताएगा अगर आपको उसमें क्यूरीज डालेंगे। It can be accessed from the UIDAI website's homepage and the resident portal. ठीक है, users can start a conversation with the chatbot by clicking on the Ask Aadhaar. ठीक है, तो ये जो chatbot रहेगा उसमें क्या लिखा रहेगा, Ask Aadhaar. I am definitely going to check this and you should also. तो देखिए November 7 में यहाँ पे the Ministry of Education announced that this year India will celebrate जनजातीय गौरव दिवस। और ये जो प्रोग्राम है जनजातीय गौरव दिवस है कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से लाया जाएगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है, ग्रैंड मैनर इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑन 15 नवंबर 2000। एक्चुअली क्या है देखिए, द गवर्नमेंट डिक्लेयर 15 नवंबर एज जनजातीय गौरव दिवस। ये 15 नवंबर को और एक भी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए देखेंगे हम, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तो जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज के फ्रीडम फाइटर है उनके मेमोरीज में क्या पालन किया जाएगा यहाँ पे हर एक स्कूल में, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, 15 नवंबर को रखा जाएगा। 15 नवंबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। आई एम ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। हु इज revered at Bhagwan by tribal communities across the country. Birsa Munda was an iconic freedom fighter, social reformer and रिवर्स ट्राइबल लीडर ऑफ द कंट्री। अभी जो झारखंड का एरिया है वो पिछले जब इंग्रज का टाइम था वहाँ पे क्या होता था, वो बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था, और बंगाल प्रेसिडेंसी में यहाँ पे जो बिरसा मुंडा था उन्होंने वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया था और जो इंग्रेज लोग थे उसका बहुत हाल बिगाड़ा था। तो ये है हमारा फ्रीडम फाइटर, और इसी की यादों में इनका 15 नवंबर में इनका बर्थडे है और इनकी यादों में क्या रखा जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय यानी ट्राइब कम्युनिटी को ये वाला डे हम ट्रिब्यूट में लाएंगे। ठीक है, ओके चलिए। तो देखिए अभी जो नेशनल मोन्यूमेंट है, नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी का एक न्यू प्रोफेसर यहाँ पे अपॉइंटमेंट करके आया है, चेयरमैन है इस अथॉरिटी का। ठीक है, नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी का NMA। इसका भी जो नया चेयरमैन रिक्रूटमेंट है वो कौन है, किशोर कुमार बसा। ठीक है, तो अभी नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी का कुछ इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन सेट अप एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स आंसर ओके amended and validation act 2010 which was enacted in 2010। एक्चुअली ये जो NM है नेशनल मोन्यूमेंट अथॉरिटी, ये कब से टाइम में है, 2010 से ये एक्शन में है। और इसको 2010 जो एक्ट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स आंसर एक्ट 2010, इसके ओर से इसको फॉर्मेशन किया गया है इंडियन गवर्नमेंट की ओर से। और अभी जो इनके नया चेयरमैन जी है वो कौन सिलेक्टेड हुए हैं, किशोर कुमार बसा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही था। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को समझाने की कोशिश की है जो RBI का मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे काम करते हैं और बैंक का जो बहुत सारा फंक्शन होता है वो कैसे काम करते हैं। आप लोग वो जाइए और भी अच्छे से इसमें नोट प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू एंड थैंक यू अगेन फ्रॉम सोमेश। टेक केयर, गुड बाय।